Hello students, very good morning to all of you and welcome to the VL Academy. How are you all? I hope you will be fine. So let's begin today lecture. Today we are going to talk about अधिगम एवं शिक्षण, खंड 3, इकाई प्रथम, बुद्धि एवं अधिगम। तो देख लेते हैं इसकी रूपरेखा कि किन किन विषयों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिचय, फिर उद्देश्य, बुद्धि का संप्रत्यय, परिभाषाएं, बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के बहुआयामी सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत थर्स्टन, बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड, बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर, क्रमिक महत्व का सिद्धांत बर्ट एवं बर्नर, केटल का सिद्धांत, बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण, शिक्षण अधिगम एवं बुद्धि, बुद्धि परीक्षाएं, व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण, व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण, शिक्षण अधिगम व बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता, संवेगात्मक बुद्धि, अर्थ व आधार। इकाई सारांश, अपनी प्रगति की जांच करना। तो इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं परिचय की। सामान्यतः हम देखते हैं कि बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में विविध प्रकार का विकास होता है। जब भी कोई बालक बड़ा होता है तो अलग अलग अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार का उस पर विकास होता है। इसके साथ ही अलग व्यक्तियों में विकास की मात्रा कम या अधिक होती है। हम ये नहीं कह सकते कि सभी लोगों का विकास एक ही तरह से होता है। तो जितने भी अलग अलग तरह के व्यक्ति होते हैं उनमें विकास की मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है। सभी अभिभावकों के द्वारा यह अंतर बालकों में देखा जाता है। यदि बालक के दांत जल्दी निकल आते हैं या वह चलना जल्दी सीख लेता है तब कहा जाता है कि बालक दूसरे बालकों से ज़्यादा अच्छा है, अर्थात उसका शारीरिक विकास शीघ्र हो रहा है। वैसा ही मानसिक विकास के साथ भी होता है। सामान्य तौर पर हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति मंद बुद्धि है। एक बालक 2 वर्ष की अवस्था में ही कविता बोलना शुरू कर देता है तो हम यह कहने से नहीं हिचकते हैं कि बालक प्रतिभाशाली है। 2 वर्ष की अवस्था में बच्चे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाते हैं, लेकिन अगर कोई बालक पोएट्री बोलना शुरू कर देता है, उसके घर वाले अभिभावक उसके सिखाते हैं उसको कुछ ऐसे शब्द और वह पोएट्री बोलना शुरू कर देता है तो बालक प्रतिभाशाली होता है। वही एक 3 वर्ष का बालक साफ साफ उच्चारण नहीं कर पाता, तब हम यह समझते हैं कि उस बच्चे का विकास धीमी गति से हो रहा है। वस्तुतः तथ्य यह है कि बालकों की मानसिक योग्यता में भेद होता है। इसी कारण मानसिक योग्यता को एक सामान्य व्यक्ति, प्रतिभावान व मंद बुद्धि में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण 1 या 2 क्रियाओं पर निर्भर नहीं होता, कई क्रियाएं इस विश्लेषण में सम्मिलित होती हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि वह बच्चा जल्दी बोलने लगा, वह बच्चा देर में बोल रहा है तो इसके आधार पर हमने उसका वर्गीकरण कर दिया, या उसके चलने पर उसका वर्गीकरण कर दिया, या उसके दांत निकलने पर उसका वर्गीकरण कर दिया। नहीं, वर्गीकरण पे बहुत सी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। मनोविज्ञान ने विभिन्न गतिविधियों के द्वारा व्यक्ति के मानसिक विकास के आधार पर बुद्धि का वर्गीकरण कर मानव जाति को लाभ पहुंचाया है। एक बालक उम्र के पहले पढ़ना सीख लेता है, गणित के कठिन सवालों को हल निकाल लेता है। वहीं दूसरी ओर 15 वर्ष की उम्र में बालक गणित के सरल प्रश्नों को नहीं हल कर पाता है या सामान्य हिंदी को नहीं कर पाता है। इन सभी प्रश्नों के हल खोजने में मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक परीक्षाओं को जन्म दिया और बुद्धि व उसके मापने की अवधारणा को जन्म दिया। उद्देश्य, इस इकाई को पढ़ने के पश्चात बुद्धि का आधारभूत संप्रत्यय व प्रकारों को जान पाएंगे, बुद्धि के बहुआयामी सिद्धांतों के बारे में जान पाएंगे, बुद्धि व शिक्षण अधिगम के तालमेल को समझ पाएंगे, विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि का विश्लेषण कर पाएंगे, बुद्धि परीक्षण व उसकी आज के संदर्भ में उपयोगिता समझा पाएंगे, संवेगात्मक बुद्धि का आधार व प्रत्यय जान पाएंगे। बुद्धि का सामान्य परिचय। अब एक बुद्धि को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कैसे उसे जानते हैं, उसके बारे में देखते हैं। बुद्धि एक ऐसा सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग हम अपने दिन प्रतिदिन बोलचाल की भाषा में काफ़ी करते हैं। तेजी से सीखना, समझना, स्मरण, तार्किक चिंतन आदि गुणों के लिए हम दिन प्रतिदिन की भाषा में बुद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं। सभी व्यक्ति समान रूप से बुद्धि एक ऐसा सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग हम अपने दिन प्रतिदिन बोलचाल की भाषा में काफ़ी करते हैं। तेजी से सीखना, समझना, स्मरण, तार्किक चिंतन आदि गुणों के लिए हम दिन प्रतिदिन की भाषा में बुद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं। सभी व्यक्ति सामान्य रूप से योग्य नहीं होते हैं। मानसिक योग्यता ही उनके असमान होने का मुख्य कारण है। बुद्धि अमूर्त है,
समझ रहे हैं? बुद्धि अमूर्त है परंतु बालक के विकास में महत्वपूर्ण घटक है। विद्यार्थी का सभी प्रकार का विकास बुद्धि से इसीलिए संबंधित है क्योंकि अधिगम बुद्धि पर निर्भर है। बुद्धि के स्वरूप के विषय में मनोवैज्ञानिकों में बहुत अधिक मतभेद है। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषा को 5 वर्गों में बांटा है। ठीक है, तो बुद्धि की जो परिभाषा है उसको 5 वर्गों में बांटा गया। तो बुद्धि की परिभाषाएं देख लेते हैं क्या क्या बुद्धि को बताती हैं। तो सबसे पहला हम शो करते हैं सीखने की योग्यता। अगर किसी व्यक्ति में सीखने की योग्यता होती है तो हम यह कह सकते हैं कि वह व्यक्ति बुद्धिमान है। अभियोजन की योग्यता, अगर कोई भी व्यक्ति अभियोजित कार्य कर लेता है या अभियोजना बना लेता है तो हम यह कह सकते हैं कि यह व्यक्ति बुद्धिमान है। सूक्ष्म चिंतन की योग्यता, अगर कोई व्यक्ति छोटे छोटे पहलुओं पर ध्यान दे लेता है, उनके विषय में चिंतन कर लेता है तो भी हम कह लेते हैं कि यह व्यक्ति बुद्धिमान है। अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता, पुराने एक्सपीरियंस को, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो अनुभव हैं, उनको नए अनुमानों में ढालना, यह भी बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर व्यक्ति में यह करने की क्षमता है तो व्यक्ति बुद्धिमान है। सार्वभौमिक योग्यता, हर दिशा में अगर व्यक्ति विश्वास करता है और अच्छे निर्णय ले लेता है तो भी वह व्यक्ति बुद्धिमान है। तो इस प्रकार से बुद्धि की ये 5 परिभाषाएं थीं। अभियोजन की योग्यता, सबसे पहले हम देखते हैं अभियोजन की योग्यता और परिभाषाएं। स्टर्न ने एक परिभाषा दी जो कि है बुद्धि व्यक्ति की नवीन आवश्यकताओं से अपने विचारों को चेतन रूप में अभियोजित करने की सामान्य क्षमता है। ठीक है, तो जो बुद्धि होती है, जो बुद्धि है व्यक्ति की, उसकी जो नई नई आवश्यकताएं हैं, ठीक है, जो आवश्यकताएं हैं उस व्यक्ति की, वह व्यक्ति अपने विचारों से जो नया रूप देता है, जो चेतन रूप में अभियोजित करता है, उसमें अभियोजित करने की जो क्षमता होती है, जो सामान्य क्षमता होती है, वह बुद्धि कहलाती है, ऐसा स्टर्न ने कहा। बर्ट के अनुसार बुद्धि अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों में अभियोजित होने की क्षमता है। लगभग इन्होंने भी वही कहा, लेकिन इनके शब्द दूसरे हैं। जो बुद्धि है अपेक्षाकृत नवीन जो परिस्थितियां आती हैं उसमें जो समन्वय है, जो तालमेल बैठाने की क्षमता है, अभियोजित होने की क्षमता है, वह बुद्धि कहलाती है। सीखने की योग्यता की परिभाषाएं कि सीखने की योग्यताएं कैसे हैं, तो बकिंघम ने कहा है बुद्धि सीखने की योग्यता है। अगर हम कोई भी चीज़ सीख लेते हैं तो वह बुद्धि है। गाल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। अगर आप किसी को पहचान लेते हैं, अगर आप कुछ सीख लेते हैं तो आप बुद्धिमान हैं। सूक्ष्म चिंतन की योग्यता, बिने के अनुसार, बिने ने बोला ठीक से निर्णय लेना, समझना और तर्क करना यह बुद्धि के आवश्यक कार्य हैं। तो लगभग मैं भी इस परिभाषा से एक तालमेल रखता हूँ, मैं भी इस परिभाषा से मेल रखता हूँ। तो ठीक से निर्णय लेना, अगर कोई व्यक्ति ठीक से निर्णय ले लेता है, अगर कोई व्यक्ति समझ सकता है और वह तर्क कर सकता है तो वह बुद्धिमान है और यह बुद्धि के आवश्यक कार्य हैं। टर्मन के अनुसार एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान है, ये देखिएगा, एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान है जिसमें वह अमूर्त चिंतन करने योग्य है। ठीक है, तो जिसमें वह अमूर्त चिंतन कर लेता है वह उसी में बुद्धिमान है। अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता, तो मैकडूगल ने परिभाषा दी बुद्धि जन्मजात प्रवृत्ति को अतीत के अनुभव के प्रकाश में सुधारने की योग्यता है। ठीक है, तो जो आपके साथ पहले हुआ है, इसके बाद आप जो अपना प्रेजेंट में उस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करके अपना फ्यूचर क्लियर करते हो तो वह आपकी बुद्धि योग्यता है। सार्वभौमिक योग्यता परिभाषा वुडवर्थ ने दी थी, बुद्धि की व्याख्या 4 तत्वों से की जा सकती है। ठीक है, वुडवर्थ ने बोला कि बुद्धि की जो व्याख्या है 4 तत्वों से की जा सकती है, जो कि इस प्रकार है। अतीत के अनुभवों का प्रयोग, मतलब जो आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है उसको यूटिलाइज करना अगर आपको आता है तो भी आप बुद्धिमान हैं। नवीन परिस्थितियों में समायोजन, जो भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया उसको न्यू सिचुएशंस में या न्यू कंडीशन में किस तरीके से आप यूटिलाइज करते हैं, नवीन परिस्थितियों में उसका समायोजन कैसे करते हैं। परिस्थितियों को समझना, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि लोगों के सामने प्रॉब्लम्स आती हैं और वह उसको समझ नहीं पाते ठीक तरीके से। तो यहाँ पर यह है कि अगर आप परिस्थितियों को समझ लेते हैं, अगर आपको परिस्थितियाँ ठीक से समझ आती हैं तो भी आप बुद्धिमान की शैली में रखे जाएंगे। कार्यों को विशाल दृष्टिकोण से देखना, कोई भी कार्य है, कोई भी वर्क दिया जाता है, कोई भी कार्य आपके सामने आता है तो उसको आप किस तरीके से देखते हो, आपका जो एंगल है देखने का, आपका जो दृष्टिकोण है वह कैसा है, यह भी निर्भर करता है। बुद्धि की परिभाषाएं वस्तुतः पारस्परिक विरोध नहीं है।
ठीक है, क्योंकि ये सभी एक बात को कहने की विभिन्न विधियां हैं। जितनी भी परिभाषाएं अभी आपने पढ़ी उन सभी का लगभग मतलब एक ही था। उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो किसी व्यक्ति में अपने अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है तो वह अपने वातावरण में सामंजस्य कर सकता है, ठीक है, और अपनी कुछ समस्याओं का समाधान भी कर सकता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति में अमूर्त चिंतन की योग्यता है तो उसमें संबंधों को समझने की योग्यता हो सकती है। यदि वह संबंधों को समझ लेता है तो उसमें सीखने की योग्यता भी अच्छी होगी। तो देखा आपने किस तरीके से जितनी भी परिभाषाएं हैं वह सिर्फ एक ही सारांश पर पहुंच रही हैं कि आप में सीखने की क्षमता बढ़ जाती है, आप में योग्यता होती है अपने संबंधों को अच्छा करने की, आप में योग्यता होती है सामंजस्य बिठाने की। बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। इस योग्यता से व्यक्ति अपने को व दूसरों को समझता है। बुद्धि की विशेषताएं इस प्रकार हैं। बुद्धि जन्मजात योग्यता है। बुद्धि बीच में नहीं ले सकते हो आप, बुद्धि खरीद नहीं सकते हो, इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। तो अगर जन्मजात योग्यता होती है, अगर आप में बुद्धि है तो वह जन्मजात होगी। बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में मदद करती है, ठीक है। तो बहुत सी बातें होती है जिसको सीखा जाता है बुद्धि की मदद से। यह व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है, ठीक है। वह कल्पना कर लेता है, काल्पनिक योग्यता उसमें प्रदान हो जाती है। बुद्धि व्यक्ति की कठिन समस्याओं को सरल बनाती है। जो भी किसी व्यक्ति में कठिन समस्याएं होती हैं उसको सरल कर देती है। यह व्यक्ति को अपने अनुभवों से सीखने व उसमें लाभ उठाने की क्षमता देती है। यह व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य करने का गुण प्रदान करती है। बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुद्धि पर हेरिडिटी का इफेक्ट तो होता ही है, वंशानुक्रम का इफेक्ट तो होता ही है, लेकिन जो आप जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हो उसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा पड़ता है बुद्धि पर। अगर आप किसी ऐसे माहौल पे रह रहे हो जहाँ पर मंदबुद्धि लोग होते हैं, मीन्स उनमें दूरदर्शी सोच नहीं है, वे ठीक से सोच नहीं पाते हैं, तो आप भी उसी पे हो जाओगे। जैसे कि मैं बता दूं कि एक महान कथनक ने कहा था, एक महान जो वक्ता हैं उन्होंने कहा था कि अगर 5 लोग बुद्धिमान हैं और उनके साथ आप रहते हो तो छठवें आप होगे, ठीक है। तो यह बताता है कि वातावरण का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। बुद्धि व्यक्ति को भले बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता देती है। अगर आप बुद्धिमान हैं तो आपको पता होगा भला क्या है, बुरा क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है, नैतिक और अनैतिक कार्य क्या है। तो इन सब में योग्यता प्रदान करती है बुद्धि अंतर करने की। तो यह आपके सामने आ गया। अब आप अपनी प्रगति की जांच करेंगे। इसका तात्पर्य है कि आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो आंसर आप अपनी कॉपी पे लिख करके दे लीजिएगा, या आपके पास कोई फ्रेंड हो तो उससे क्वेश्चन पूछिए, वो आपसे पूछे, इस तरह के आंसर से दे दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, बुद्धि की सबसे उपयुक्त परिभाषा लिखें व व्याख्या करें कि यह परिभाषा आपकी नज़र में उपयुक्त क्यों है। इतनी परिभाषाएं आपने लिखी, इतनी परिभाषाएं आपने पढ़ी देखी, और आपको अब यह बताना है कि उनमें से कौन सी परिभाषा ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। बीच में मैंने किसी पर्टिकुलर परिभाषा के लिए कहा था कि यह मुझे लगता है कि इसमें मेरा तालमेल है, तो मैं उस परिभाषा से अपने को संबंधित करता हूं। तो इस तरीके से आप भी कोई एक परिभाषा चुनिए जो आपको ऐसा लगे कि ये सबसे अच्छी व्याख्या कर रही है बुद्धि की, ठीक है, और आपको बताना है ऐसा क्यों है।